हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे क्रिएटिविटी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, आपके यूजीसी नेट के हिसाब से और जब आपका गेट का पेपर आ रहा है उसके हिसाब से भी, क्योंकि उसमें भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को शेयर भी करना। ये सिर्फ 13 या 14 मिनट का रहेगा, बट इसमें आपको सारा मिलेगा जो भी क्रिएटिविटी के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, और ये एक साथ आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसका बायोलॉजिकल पार्ट डिस्कस करते हैं कि क्रिएटिविटी के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। जब इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूरा कंक्लूड करके डाला है, उसमें भी बताया था, बट जो जिन बच्चों ने वो नहीं देखी है तो वो इधर मतलब इधर देख सकते हैं कि क्रिएटिविटी के लिए कौन सा ब्रेन का पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका राइट ब्रेन और लेफ़्ट ब्रेन की जब मैंने डिवीज़न बताई थी आपको, उसमें बताया था कि जो राइट ब्रेन है उसमें क्रिएटिविटी होती है हमारी, जो आर्ट अवेयरनेस, इमेजिनेशन या इनसाइड म्यूज़िक अवेयरनेस वगैरह, वो सारी कौन से में थी, राइट पार्ट में थी। और जो आपका लेफ़्ट पार्ट था उसमें क्या थी, आपके एनालिटिकल थॉट थे, मतलब जो भी हम स्कूल वगैरह से चीज़ें सीखते हैं, लॉजिक वगैरह, लैंग्वेज वगैरह, वो किस में थे, लेफ़्ट में थे, और क्रिएटिविटी आपके राइट में थी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आपके, क्योंकि ये मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें भूल जाता है। एक आ गया जो आपकी लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर हैं, उनके जो एंटीरियर पार्ट है, मतलब फ्रंट का पार्ट है, वो वैलेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है तो वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, अराउजल के लिए। और जो राइट हेमिस्फीयर है, फ्रंटल पार्ट का हमारा, वो नेगेटिव इमोशन देता है, और जो फ्रंटल पार्ट है हमारे लेफ़्ट का, वो पॉजिटिव इमोशन देता है। ठीक है, तो बस बायोलॉजिकल का हम इतना ही करेंगे, यही याद रखना है कि ये कौन से पार्ट में हमारे राइट हेमिस्फीयर में है। अब आ जाते हैं हम इस अपने कंसेप्ट पे, क्रिएटिविटी पे। सबसे पहले आ गया कि 5 कंपोनेंट हैं क्रिएटिविटी के। वो कौन कौन से कंपोनेंट आ गए आपके, ये रहे: एक्सपर्टाइज, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, इमेजिनेटिव थिंकिंग, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्रिएटिव इन्वायरमेंट। ठीक है, ये आपके 5 कंपोनेंट है। सिंपल सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से कंपोनेंट है, आपको एक सेट चूज़ करना होगा। फिर आ गया उसके बाद आ गया क्रिएटिविटी क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इनोवेशन एंड डिस्कवरी। ठीक है, कन्वर्जेंट में क्या आ गया आपका, मेक चॉइस, जैसे ये एक कंसेप्ट है। ठीक है, आपने इसके रिलेटेड ही अपनी सारी चॉइस बनानी है, ये आ गया आपका कन्वर्जेंट। ठीक है, और फिर आ गया डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या आ गया कि क्रिएट चॉइस, किसी एक में से, एक कंसेप्ट में से बहुत सारी आपकी चॉइस बनाना, डाइवर्जेंट। ये आ गई आपकी डाइवर्जेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, मतलब डाइवर्ज करती हैं चीज़ें, और क्रिएटिविटी के लिए यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आ गया उसके बाद आपका हेमिस्फीयर थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। तो हेमिस्फीयर थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी क्या बोलती है आपको कि जो पीपल हैं, पीपल हैविंग राइट हेमिस्फीयर डोमिनेट, जिनका राइट हेमिस्फीयर क्या होता है, डोमिनेट करता है, वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनका लेफ़्ट करता है। फिर आ गया आपके कि इसके 4 एस्पेक्ट हैं। कौन से आगे, ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलेबोरेशन। ओरिजिनलिटी क्या आ गई आपकी कि प्रोड्यूस्ड अनयूजुअल आइडियाज़, ऐसे आइडिया प्रोड्यूस करने जो कि पहले से किसी ने नहीं प्रोड्यूस किए हों। ठीक है, मतलब बिल्कुल यूनिक हो। फ्लुएंसी क्या आ गई, लॉट्स ऑफ आइडिया, किसी एक चीज़ के रिलेटेड बहुत सारे आइडिया प्रोड्यूस करने। फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, अलग अलग रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करने। और इलेबोरेशन क्या आ गया, उन आइडियाज़ को इलेबोरेट करना, डेवलप करना। तो इसमें से भी सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लुएंसी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ओरिजिनलिटी क्या होती है और इलेबोरेशन क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया आपकी कॉन्फ्लुएंस अप्रोच। ये अप्रोच क्या बोलती है आपको कि सजेस्ट दैट फॉर क्रिएटिविटी टू अक्कर, क्रिएटिविटी के लिए क्या चाहिए, जो मल्टीपल कंपोनेंट हैं वो कन्वर्ज करने चाहिए, ऐसे एक पॉइंट पे आने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले लेबॉट थे जिन्होंने ये इस अप्रोच पे काम किया था। इन्होंने क्या बोला था, क्रिएटिविटी रिक्वायर ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ 6 डिस्टिंक्ट रिसोर्सेज। इन्होंने बोला था कि 6 ऐसे रिसोर्सेज हैं जो क्या कन्वर्ज होने चाहिए, तब क्रिएटिविटी अक्कर होगी। वो कौन से आगे आपके, intellectual abilities, knowledge, certain style of thinking, personality attribute, intrinsic task, focus, motivation and environment that is supporting creative idea। ठीक है, सबसे पहले देखो, अब इनको लर्न कैसे करना है। सबसे पहले
आपके पास क्रिएटिविटी के लिए क्या चाहिए आपको, सबसे पहले आपके पास इंटेलेक्चुअल एबिलिटी तो होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होगी तो नॉलेज भी होगा, अगर नॉलेज होगा तो कुछ स्टाइल आपका थिंकिंग का भी तो कोई स्टाइल होगा, अगर थिंकिंग का स्टाइल होगा उससे आपकी पर्सनालिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनालिटी के लिए आपको इंटेंसिक मोटिवेशन चाहिए, टास्क फोकस मोटिवेशन चाहिए, और उसके लिए आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। तो इस तरीके से कोई कहानी बना के भी आप इसको लर्न कर सकते हो। उसके बाद आ गया आपका जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हैं हम पढ़ेंगे पेपर के हिसाब से जो पूछते हैं, वो क्या आ गई, ये 4 थ्योरीज़ हैं, ठीक है। एक स्टर्नबर्ग की थ्योरी है और एक टेलर की थ्योरी है, वो मैंने इधर नहीं लिखी है बट उसको भी करेंगे। और साइकोडायनामिक अप्रोच क्या बोलती है क्रिएटिविटी के लिए, उसको भी करेंगे। सबसे पहले थ्योरीज़ क्या आ गई, गिलफोर्ड, गेजल एंड जैक्सन, टॉरेंस, वॉलेज एंड कॉगन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गिलफोर्ड की थ्योरी। इन्होंने क्या बोला था, और सबसे पहले थ्योरी पे इन्होंने ही काम किया था, पहली हाइपोथेसिस इनकी आई थी क्रिएटिविटी पे। इन्होंने बोला गिलफोर्ड ने कि इज़ ए क्रिएटिविटी इज़ ए कैटेगरी रैदर दैन वन सिंगल कंसेप्ट। इन्होंने क्या बोला कि क्रिएटिविटी एक कैटेगरी है, कोई सिंगल कंसेप्ट नहीं है। गिलफोर्ड हाइपोथेसिस वन ऑफ द फर्स्ट मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी। इन्होंने क्या बोला, जस्ट ए स्पेसिफिक सबसेट, और ये स्पेसिफिक सबसेट है किसका, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी का एक स्पेसिफिक सबसेट है और कैटेगरी है। और इनके इस कंसेप्ट ने मतलब बहुत सारे जो बाकी साइकोलॉजिस्ट थे उनको एक नया व्यू दिया कि क्रिएटिविटी को वो एक अलग नज़र से देखें, ठीक है। फिर इनमें आ गया कि इन्होंने किस किस डायमेंशन में उसको एस्पेक्ट में क्रिएटिविटी को डिफ़ाइन किया था, सेंसिटिविटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या आ गया, आपके 3 पार्ट थे, आइडियलाइजेशन, एसोसिएशनल, एक्सप्रेशनल। फ्लुएंसी ऐसे होती क्या है कि अलग अलग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने, आइडियलाइजेशन मतलब कि नए नए रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने जो पहले से नहीं प्रोड्यूस हुए हों। एसोसिएशनल क्या है, दो कंसेप्ट के बीच में, दो आइडिया के बीच में या दो थिंग्स के बीच में क्या करनी, एसोसिएशन बनानी। एक्सप्रेशनल उन जो भी आपने कंसेप्ट बनाया है उसको क्या करना, एक्सप्रेस करना, इन सेंटेंस में एक्सप्रेस करना, फ्रेजेस में एक्सप्रेस करना, मतलब और इलेबोरेट करना, ठीक है। फिर आ गई फ्लुएंसी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या आ गई, फ्लेक्सिबिलिटी थी आपकी रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करना, फ्लुएंसी क्या थी आपकी आइडिया प्रोड्यूस करना। इधर हमने आइडिया के बारे में पढ़ा, फ्लुएंसी क्या है, अडेप्टिव एंड स्पॉन्टेनियस, ठीक है। फिर 4P ऑफ क्रिएटिविटी, इसमें क्या आ गया, पर्सन, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्लेस। अब इसमें से सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं तो कभी कभी सिर्फ प्रोसेस को अलग रख देते हैं और प्रोडक्ट और पर्सन को अलग रख देते हैं, और सी आपको कोई और ही ऑप्शन देते हैं, फिर दो में कन्फ्यूज़न हो जाती है। अगर 4 के 4 एक साथ पूछें और ऑल दी अबव का ऑप्शन दे दें तो बिल्कुल ठीक है, बट अगर ऐसे पूछेंगे तो उसमें से आप प्रोसेस को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, क्योंकि प्रोसेस को किसने डिफ़ाइन किया था कि क्रिएटिविटी एज ए प्रोसेस, टॉरेंस ने। फिर उसके बाद आ गया आपके जो रॉजर हैं वो क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी एज ए प्रोडक्ट बोला है उन्होंने, और गॉर्डन ने आपको क्या बोला, मोटिवेशनल फैक्टर। और गॉर्डन कौन था, जिन्होंने आपकी किसकी, मोटिवेशनल की थ्योरीज भी दी हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस वो गोलमैन ने दी है, सॉरी। फिर आ गया गेजल एंड जैक्सन। गेजल और जैक्सन का क्या आ गया, इन्होंने क्या बोला कि क्रिएटिविटी क्या है इन टर्म ऑफ पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स। इन्होंने बोला कि जो क्रिएटिविटी है वो एक पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स है हमारी, ठीक है। और इन्होंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी दी थी क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स की। और इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि स्टडी की थी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के रिलेटेड, इन्होंने स्टडी की थी और देखा था कि उनमें कोरिलेशन है कि नहीं है। फिर इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि कोरिलेशन है बट इंटरडिपेंडेंस नहीं है बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। देयर इज़ अ थ्रेशोल्ड अबव विच देयर इज़ नो लॉन्गर रिलेशनशिप। जब ये स्टडी हुई तो स्कूल स्टूडेंट्स पे ये स्टडी हुई थी, और इन्होंने क्या उसमें कंक्लूड किया था कि जो बड़े हाईली क्रिएटिव बच्चे थे, मतलब जो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे बट उनके स्कोर, और जो हाईली इंटेलिजेंट बच्चे थे उनके स्कोर क्या एक जैसे आ रहे थे। उधर से ये कंक्लूड हुआ था कि क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस ज़रूरी नहीं है, बट कुछ एक पर्टिकुलर थ्रेश होल्ड है, कुछ थोड़े लेवल की इंटेलिजेंस है जो क्रिएटिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर इंटेलिजेंस ज़्यादा हो जाएगी तो नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी इंटेलिजेंस क्यों चाहिए, क्योंकि अब बिल्कुल ही जो डिसेबल इंडिविजुअल होगा 20 IQ के भी बिलो, तो उसको पता ही नहीं होगा कि क्या करना है, तो वो कैसे ही मतलब कुछ नई चीज़ क्रिएट कर पाएगा। तो इसलिए थोड़े अमाउंट की क्या थी, आपको इंटेलिजेंस ज़रूरी थी। उसके बाद आ गया, इन्होंने करैक्टरिस्टिक्स बताए थे, प्लेफुलनेस विद द कंसेप्ट, एक्सप्रेसिंग द थिंग्स विद ह्यूमस वे, हैविंग एन इंटरेस्ट इन
एक्सप्रेशन ओवर कम्युनिकेटिंग विद अदर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्या थी, करैक्टरिस्टिक्स थी, जो किसने बोली थी, गेज़ल और जैक्सन ने बताई थी, किसके बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में। फिर आगे आप उसके बाद आपके टॉरेंस, इन्होंने क्या बोला था, क्रिएटिविटी एज ए प्रोसेस, ठीक है। और इन्होंने, इनकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें से भी मतलब सब में ही आते हैं। अब आ गया, बट इनका ये क्या ना, इतना सा कंसेप्ट है और क्वेश्चन इसमें से ही मैक्सिमम पूछते हैं। टॉरेंस ने क्या बोला कि क्रिएटिविटी क्या है, एज ए प्रोसेस बोला। और जो इनका टेस्ट था उसमें 7 वर्बल टेस्ट थे और जो 3 थे वो फिगरल टेस्ट थे। 7 वर्बल टेस्ट कौन से थे, अगर आपको चाहिए होंगे कमेंट करके बोलना, तो मैं उसकी PDF डाल दूँगी। 7 टेस्ट थे जो इनके, सब टेस्ट जो वर्बल थे वो क्या, किस एस्पेक्ट में थे, आपके कौन से एस्पेक्ट को शो करते थे, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओरिजिनलिटी। याद रखना इधर इलेबोरेशन नहीं था। और जो आपका फिगरल टेस्ट थे ये 3 थे, उनको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। जो कंस्ट्रक्शन थी ना, पिक्चर कंस्ट्रक्शन, इधर क्या था आपका कि सिर्फ ओरिजिनलिटी थी एंड इलेबोरेशन थी। और जो पिक्चर कंप्लीशन एंड पैरेलल लाइंस थी, इसमें 4 के 4 एस्पेक्ट थे, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये 3 पार्ट में डिवाइड था ना, कंप्लीशन और पैरेलल लाइंस, तो इसमें 4 के 4 एस्पेक्ट थे। बट जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ओरिजिनल चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर हमें कोई करने के लिए बोलेगा, और मतलब हम अपने हिसाब से अगर आपको बोल देंगे कोई चलो सीनरी बनाओ, तो आप अपने हिसाब से बनाओगे, जैसे छोटे होते बनाते थे। तो ओरिजिनलिटी आपका खुद का ओरिजिनल होगा वो, और इलेबोरेट करोगे तो अपनी चीज़ को इलेबोरेट करोगे, ठीक है। फिर वर्बल में क्या आ गई, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओरिजिनलिटी, बट इलेबोरेशन नहीं है इधर, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जो टोटल स्कोर थे हमारे स्टैंडर्ड स्कोर, उनको हम किस में, स्टैंडर्ड टी स्कोर में कन्वर्ट करते थे। करैक्टरिस्टिक्स इन्होंने भी दी थी, बट इन्होंने जो गेज़ल और जैक्सन है उनसे ज़्यादा दी थी। सबसे पहले क्या आ गई कि वाइल्ड एंड सिली आइडियाज़, ह्यूमस and playfulness of concept, well grounded, learn on their own, sensation against divergency, attempt difficult task, search for a purpose, ठीक है। ये डिफ़िकल्ट टास्क के लिए भी इन्होंने बोला। सेंसेशन, जहाँ उनको डाइवर्जेंसी दिखेगी तो उधर उनको सेंसेशन होगी कि हाँ इधर हम कुछ कर सकते हैं, इस टाइप के, ठीक है। तो ये इनके ये करैक्टरिस्टिक्स और ये करैक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद आ गया आपके वोलेट एंड कॉगन। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि क्रिएटिविटी क्या है इन टर्म ऑफ फ्लुएंसी एंड यूनिकनेस, ठीक है। यूनिकनेस के बारे में किसने बोला, वॉलेट एंड कॉगन ने। और इन्होंने एक बुक दी थी, उसका क्या नाम, उस बुक का क्या नाम था, मोड ऑफ थिंकिंग इन यंग चिल्ड्रन, ठीक है। फिर उसके बाद आगे इन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग पे ही बोला था। जितने भी हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं मैक्सिमम सारी डाइवर्जेंट थिंकिंग वाली हैं, और सिर्फ जो पहली कॉन्फ्लुएंस अप्रोच थी आपकी लैबॉर्ट ने दी थी, वो क्या बोलती है आपको, कन्वर्जेंसी के बारे में बोलती है। फिर आ गया जो डाइवर्जेंट थिंकिंग, इन्होंने क्या फाउंड किया, इन्होंने भी क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस पे काम किया था। और इन्होंने फाउंड किया था कि फाउंड दैट द क्रिएटिविटी टेस्ट कोरिलेट स्ट्रांगली विद ईच अदर। जो क्रिएटिविटी टेस्ट थे, मतलब 2 क्रिएटिविटी टेस्ट स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते थे। देन द इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट टेस्ट कोरिलेट, जैसे इंटेलिजेंस और अचीवमेंट टेस्ट को रिलेट करते हैं विद ईच अदर, बट द क्रिएटिविटी टेस्ट डिड नॉट को रिलेट विद द इंटेलिजेंस टेस्ट। पर जो क्रिएटिविटी टेस्ट है वो इंटेलिजेंस टेस्ट के साथ को रिलेट नहीं करता है। अब कितने कितने में को रिलेट करता है वो आप इधर देख सकते हैं। ये एवरेज 0.41, 0.51 और इनमें क्या है 0.9। तो अगर ये भी पढ़ना होगा तो ये भी पढ़ सकते हो आप इधर से, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट थ्योरी आ गई हमारी टेलर लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। टेलर लेवल ऑफ क्रिएटिविटी इन्होंने कितने लेवल दिए थे, 5 लेवल दिए थे, अरेंज करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये ऐसे 1 2 3 4 5, सॉरी एरो गलत बन गया, ये ऐसे जा रही है क्रिएटिविटी। सबसे पहले एक्सप्रेसिव क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिव, इन्वेंटिव, इनोवेटिव एंड इमर्जेंट। एक्सप्रेसिव में क्या आ गई कि स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन होते हैं, चाइल्ड के सडनली स्टार्ट पेंटिंग एज ही सी दी कलर, मतलब कलर को देखेगा एकदम से स्टार्ट कर देगा अपनी पेंटिंग, कहीं पे भी कर देगा, दीवार पे, पेजेस पे, ठीक है। तो वो क्या है एक्सप्रेसिव, वो एक्सप्रेस कर रहा है अभी चीज़ों को। प्रोडक्टिव क्या आ गया, न्यू चीज़ करेगा अपने से एक चाइल्ड, बट वो उसके लिए न्यू होगा और हमारे लिए, हम जानते होंगे हमारे लिए कुछ नया नहीं होगा। इन्वेंटिव क्या आ गया, एबिलिटी टू क्रिएट न्यू आइडिया, मतलब न्यू आइडिया क्रिएट करेंगे, बट किससे, अपने प्रायर नॉलेज से, पहले के एग्जिस्टिंग नॉलेज से, ठीक है। वो क्या आ गया इन्वेंटिव। इनोवेटिव क्या आ गया, आउट ऑफ बॉक्स, मतलब जो चीज़ हमने सोची नहीं होगी वो चीज़ करेगा, कोई भी मतलब ओरिजिनल चीज़ करेगा।
और इमर्जेंट क्या आ गई, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी रियली अचीव बाय एनीवन, जैसे कि इन्वेंशन ऑफ बल्ब। अब इसमें से सिंपल क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, अरेंज करने के लिए बोल देंगे। तो उधर अगर हमें ये पता नहीं होगा तो हमें सब एक जैसे लगते हैं कि प्रोडक्टिव, इन्वेंटिव, इनोवेटिव क्या एक ही तो चीज़ है, बट डिफरेंस क्या है कि प्रोडक्टिव क्या है, बच्चे के लिए नया है, हमारे लिए पुराना है। इन्वेंटिव क्या आ गया, पुरानी चीज़ से, पुराने आइडिया से या पुराने नॉलेज से नई चीज़ बनाना। और इनोवेटिव क्या आ गया, बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ बनाना। और इमर्जेंट तो सबसे हाई लेवल का है। और आजकल क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, बिग सी, स्मॉल सी, पी क्रिएटिविटी। अच्छा, कॉग्निटिव क्रिएटिविटी कौन सी है, एक और कंसेप्ट है क्रिएटिविटी का, वो जो इमोशनल एंड कॉग्निटिव के हिसाब से पूछते हैं, ठीक है। फिर आ गया साइको एनालिसिस, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। तो साइको एनालिसिस से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो सब चीज़ को यही बोलता है कि अनकॉन्शियस है और रिप्रेस्ड है। देखो, क्रिएटिविटी इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिप्रेस्ड डिज़ायर्स और रिएक्शन अगेंस्ट द डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। तो ये था आपका साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। अब स्टर्नबर्ग की थ्योरी है क्रिएटिविटी की, वो मैंने इस पर शायद से नहीं करी है, वो है इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। उसमें क्या, इन्वेस्टमेंट में क्या कि हम कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं, तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग। तो आप ऐड कर सकते हो अपने उसमें इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ ये क्या है, क्रिएटिविटी। अब जैसे इसका कंक्लूड करके कितने मिनट में बना, 15 मिनट का था ना ये, वैसे ही एक इतना ही छोटा सा टॉपिक करके इंटेलिजेंस का लेके आऊँगी। तो जो बचा होगा क्रिएटिविटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी पेपरों में से कंक्लूड करके, अगर कुछ रह गया होगा तो मैं उसमें कंक्लूड करके आपको बता दूंगी, ठीक है। इसके बाद एक इंटेलिजेंस की भी वीडियो लेके आएंगे। एमसीक्यू करने को तो मैं कर दूंगी, उसको बनाने में भी बड़ा टाइम लगेगा और सिर्फ एमसीक्यू करके कोई पता नहीं लगेगा। बट ये छोटे छोटे जो 2-2, 3-3 पेजेस के अगर आप नोट्स करके पढ़ के जाओगे तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा। और अगर आपको एमसीक्यू ही चाहिए तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, तो उसकी वीडियो ही नेक्स्ट आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करेगा। और इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।